तू जो भी है अपना असली रूप दिखा। इतने हुए थे उन जंगली कुत्तों ने उन्हें नोच। रक्षक हूं इस बच्चे की, मैं इसके साथ खड़ा रहता था। उनकी बेटी आज तक जिंदा है, लेकिन वे चुपचाप गाड़ी चलाते जा रहे थे। मैं वही हूँ जिन्होंने आज तक आप लोगों को कहानी सुना कराई है। जिस कहानी को मैंने आप लोगों को सुनाया है वो मुझे सोचकर ही बहुत डर लगने लगता है। आज का कहानी कुछ इसी प्रकार का ही है, मैं उसे बचा नहीं पाया। इस बार मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है रक्षक। ये कहानी इसीलिए अलग है क्योंकि इस बार दुश्मन बाहर नहीं था। इस बार दुश्मन एक छोटी बच्ची के अंदर था। वो रक्षा के नाम पर एक छोटी बच्ची के अंदर छुपा बैठा था। रूपाली 17 वर्ष की थी, गांव की साधारण सी लड़की, ना कोई बीमारी ना कोई कमी। लेकिन रूपाली का उम्र 18 साल, लेकिन शरीर उस दर पर दाखिल ही नहीं हुई थी जहाँ एक लड़की औरत बनता है। ऐसा लगता था कि किसी का उस पर साया है। शहर के बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ के सफेद कोट पहने डॉक्टर्स ने एक ही बात कही, लड़की का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लड़की को कोई शारीरिक दिक्कत नहीं है। रूपा को कोई शारीरिक दिक्कत नहीं है तो किस चीज़ की दिक्कत है? रूपा रूम में घंटों तक अकेले बैठी रहती, जैसे किसी से बात कर रहा हो, लेकिन सामने कोई नहीं होता। कभी कभी तो हद हो जाता है, रूम में किसी चीज़ को पटक देता है। लड़कियों के साथ रहना उसे पसंद नहीं था। उनकी हंसी, उनकी बातें और उनके कपड़े उनको थोड़ा भी पसंद नहीं था। रात को हद हो जाता है, उसकी माँ ने देखा कि रूपाली नींद में चल रही है। रूपाली के माँ बाप रूपाली के लिए बहुत परेशान थे। रूपाली के माँ बाप ने रूपाली को हर जगह दिखाया, मंदिर हो या अस्पताल हो या दरगाह हो। उसके बाद वो तीनों मेरे पास आए। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ मजबूरी थी। उसके बाद उनके पिता ने कहा, बाबा मेरी बेटी शरीर से बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ तो है जो उन्हें जीने नहीं दे रहा है। रूपाली अब लड़कियों जैसे नहीं रही। कभी बहुत प्यार से बात करता है, कभी बहुत नफरत से देखने लगता है। बाबा गांव में किसी ने कहा है कि मेरी बेटी के ऊपर किसी पिशाच का साया है। अगर आप हमें मदद नहीं करेंगे तो हम अपने बेटी को हमेशा के लिए खो देंगे। तो उसके बाद मैंने रूपाली को देखा। रूपाली मुझे घूर रही थी। रूपाली ऐसे घूर रही थी वो मुझे पहचान गई हो। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि रूपाली अकेले नहीं है। उसी पल मैंने जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी रूपाली ने वो मंत्र उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी मुझे पता चल गया कि ये कोई पिशाच नहीं है, ये सिर्फ रक्षा करने वाली शक्ति थी। तू जो भी है अपना असली रूप दिखा। इतना सुनते ही मानसी अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे में अजीब तरह से गूंजने लगी। मैं रक्षक हूं, इस बच्चे की रक्षा कर रहा हूं। यह सुनकर उसके माँ बाप हैरान रह गए। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तो इस लड़की की शरीर क्यों सूख रही है? क्यों ये लड़की रुक गई है? और रक्षा का मतलब बंधन नहीं होता। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा यह शक्ति ऐसे नहीं मानेगी। मैंने तुरंत भैरव मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे का माहौल अचानक भारी होने लगा। हवा तेज चलने लगी और दीपक की लौ कांपने लगी। काल भैरवाय नमः। जैसे जैसे मंत्र की आवाज तेज होती गई, लड़की अचानक जमीन पर तड़पने लगी। वह सिसक सिसक कर फर्श पर खुद को घसीट रही थी। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। तभी एक भारी और टूटी हुई आवाज सुनाई दी, रुको, इसे इतना डर मत दो। मैं पहाड़ों में रहता हूं। उस ऊंचे पहाड़ पर बरगद के पुराने पेड़ में मेरा वास है। मैं गांव वालों की फसल की रक्षा करता हूं, उनकी बेटियों की, उनके घरों की रखवाली करता हूं। गांव वाले मुझे पूजते हैं, सम्मान देते हैं। तब मानसी सिर्फ 5 बरस की थी। वह जंगल के रास्ते भागती हुई जा रही थी। उसके पीछे जंगली पागल कुत्ते भौंकते हुए दौड़ रहे थे। थोड़ी दूर आगे इसके दादाजी जमीन पर गिरे हुए थे। उन जंगली कुत्तों ने उन्हें नोच नोच कर घायल कर दिया था।
मरने से पहले उन्होंने मुझे स्मरण किया, मुझे पुकारा और अपनी इस पोती की रक्षा का वचन मुझसे लिया। तभी से मैं इस बिटिया के साथ हूं, हर पल, हर खतरे में। जब यह बीमार पड़ती थी, मैं इसके पास रक्षक बनकर खड़ा रहता, इसे टूटने नहीं दिया। हर अंधे साए से बचाया मैंने मानसी को चलना सिखाया, गिरकर फिर उठना सिखाया। जब यह डरती थी, मैं इसके साथ खड़ा रहता था। जो भी इसके पास गलत नियत से आया, मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं। हर अंधे खतरे से, हर बुरी नजर से मैंने हर पल इसकी रक्षा की है। अब मानसी के मां बाप को समझ आ चुका था, उनकी बेटी आज तक जिंदा है क्योंकि उसके साथ कोई अदृश्य रक्षक हर पल खड़ा रहा है। अब एक टेढ़ी आत्मा इस लड़की को भीतर से नुकसान पहुंचा रही है। इसकी देह रुक गई है, इसका विकास थम गया है। तुझे अब इसे छोड़ना होगा। एक जरूरी बात, एक वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 10 घंटे की मेहनत लगती है, लेकिन अभी हमारे चैनल पर सिर्फ 10 सब्सक्राइबर ही हैं। इसलिए प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मेरा अस्तित्व इन नियमों को नहीं मानता। मैं जैसे रहता हूं वैसे ही मेरी शक्ति चलती है, लेकिन उस टेढ़ी शक्ति की वजह से यह लड़की अब तक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाई। मानसी के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, जैसे वह बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द उसके गले में ही रुक जाते हों। अब तुझे इस लड़की का साथ छोड़ना होगा। अगर तू इसके साथ रहा तो यह कभी अपनी जिंदगी पूरी तरह जी नहीं पाएगी, कभी एक सामान्य औरत बन नहीं पाएगी। मैंने इसकी रक्षा की है, इसे अपनी बेटी की तरह संभाला है। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? अब यह समय मंत्रों या डराने का नहीं था, यह समय उसे समझाने का था। तुम रक्षक हो, भक्षक नहीं, मैंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। एक अधूरी टूटी हुई आवाज सुनाई दी। हां, शायद अब मुझे इसे छोड़ना होगा। शायद मेरा समय आ गया है। वहीं उस बरगद के पेड़ के पास मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल, एक नारियल और पीत वस्त्र चढ़ा देना, तब मैं इस देह की डोरी से मुक्त हो जाऊंगा। पर याद रखना, मानसी से जुदा होना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। इतने सालों से मैं इसकी परछाई बनकर साथ रहा हूं, तो अलग होने का दर्द दोनों को सहना पड़ता है। मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। रात के करीब 10:30 बजे हम गाड़ी लेकर उस पहाड़ की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। गाड़ी चला रहे थे मानसी के मामा। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वे चुपचाप गाड़ी चलाते जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद मैंने धीरे से कहा, गाड़ी किसी चप्पल की दुकान पर रोक देना। थोड़ी देर बाद सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। पीली रोशनी में आधा खुला शटर और बाहर टंगी हुई चप्पलों की कतारें अजीब सा माहौल बना रही थीं। गाड़ी वहीं रुक गई। मैं नीचे उतरा और दुकान से एक साधारण सी चप्पल की जोड़ी खरीदी। मैं वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। जैसे ही मेरी नजर मानसी पर पड़ी, मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। वह अपनी गोद में रखी उस चप्पल की जोड़ी को लगातार घूर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था, न पूरी खुशी न पूरी उदासी, जैसे उसके भीतर कोई रिश्ता टूट भी रहा हो और मुक्त भी हो रहा हो। गाड़ी की खिड़की से आती ठंडी हवा उसके बालों को हल्का हल्का हिला रही थी। पूरा रास्ता वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं, मानो वह उस रक्षक की आखिरी विदाई को भीतर ही भीतर महसूस कर रही हो। बाबा, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी भारी हो गया है, कोई भारी चीज ऊपर खड़ी है। फिर मुझे समझ में आ गया, राखंद्र अपना फैसला बदलने की कोशिश कर रहा है। जब हम वहां पहुंचे तो गाड़ी की दरवाजा बंद हो गया। तभी मैंने भर भर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी ऐसा गाड़ी की दरवाजा खुल गया। हम वहां पहुंचे तभी मानसी बेहोश होने वाली थी। मैंने मां को पकड़ा और भर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे तो तभी ऐसा लगा कि वो कभी रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। तभी फिर से मैंने भर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया।
तभी सब सीधा हो गया। अंत में हम वहीं बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए, जहां एक पेड़ के नीचे पत्थर जमा हुआ था। वहीं जाकर हम रुक गए। वहीं उस रखनदार का स्थान था। तभी मैंने मानसी को बोला, वहां जाकर उस सफल को रख दो और नारियल चढ़ा दो। और मानसी धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ के पास गई। उसने कांपते हाथों से चप्पल की जोड़ी पेड़ के नीचे रख दी और नारियल चढ़ा दिया। फिर वह वहीं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे इतने सालों तक सुरक्षा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विदा होना नहीं चाहती, लेकिन अब शायद यही सही है। आपने हर खतरे से मुझे बचाया। जब कोई नहीं था तब भी आप मेरे साथ थे। इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। तभी स्पीड पर जोर जोर से हिलने लगा। हम लोग समझ गए कि राखंडर वापस जा चुका है। हम लोग बिना देरी किए, बिना पीछे मुड़े हम वापस चले गए। हम लोग गाड़ी में बैठकर वापस घर जा रहे थे। बीच में ही मानसी का पेट दर्द करने लगा। मुझे पता चल गया। तभी मैंने बोला, ये शुभ संकट है, अब मानसिक औरत बनने के लिए तैयार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक जरूरी बात, एक वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 10 घंटे की मेहनत लगती है, लेकिन अभी हमारे चैनल पर सिर्फ 10 सब्सक्राइबर ही हैं। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मुझे आगे और बेहतर कहानियां बनाने की हिम्मत देती है। इसलिए प्लीज, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली डरावनी और रोमांचक कहानी में। यह कहानी है शाहपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग खुश थे, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द इस गांव पर एक भयानक खतरा आने वाला है। आओ आओ भोलू भाई, बताओ आज क्या खिलाऊं? मीठे रसगुल्ले या फिर गर्मा गर्म जलेबियां अभी अभी कढ़ाई से निकाली हैं। अरे नहीं नहीं बबलू भाई, आज मिठाई खाने नहीं आया। मैं तो खेतों की तरफ जा रहा था, लेकिन घर से निकलते वक्त तुम्हारी पत्नी सीमा ने मुझे रोक लिया। अरे सीमा भी ना, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए हर बार तुम्हें ही पकड़ लेती है। तो फिर तुम भी अपनी आदतें सुधार लो, देर रात घर आना बंद करो। सीमा कह रही थी कि तुम रोज़ रात 12 बजे तक घर आते हो, ये ठीक नहीं है। काम बहुत बढ़ गया है भैया, लेकिन ठीक है, अब से जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे जलेबी खाकर तो जाओ। भोलू मिठाई खाकर चला गया और बबलू फिर से अपने काम में लग गया। काम में इतना डूबा हुआ था बबलू कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 12 बज चुके थे। रात के 12 बजे भोलू अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक औरत थैली में कुछ सामान लेकर बेच रही थी। भोलू को अजीब लगा, क्योंकि इतनी रात में वहां कोई नहीं होता। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही आलू थी। ले लो, गोल गोल वो आलू, हल्की राट आवाज वाले में आलू। बोली, आलू ले लो, गोल गोल आलू, राट वाले आलू। इतनी रात को कौन आलू बेच रहा है? कौन हो तुम? नहीं, अरे पगली, टोकरी में तो कुछ है ही नहीं, बेच क्या रही हो? अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं। आलू? आलू उसके तो तुम हो। शरीर से धुआं निकलने लगा और कुछ ही पल में वहां बबलू की जगह एक बड़ा सा आलू पड़ा था और औरत एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। भोलू भैया, ये रात भर घर नहीं आए? चिंता मत करो भाभी, शायद काम से बाहर गए होंगे। लेकिन भोलू खुद अंदर से डर गया था। दिन बीतते गए, लेकिन बबलू का कोई पता नहीं चला और फिर हर रात गांव का कोई ना कोई आदमी गायब होने लगा। एक दिन गांव का एक आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था।
रास्ता आलू ले सुनसान लो, था। गोल गोल आलू, चारों रात वाले तरफ आलू। सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसकी नजर आलू सड़क ले किनारे लो, पड़े। गोल गोल आलू, रात वाले आलू। अरे बीच सड़क पर कौन आलू बेचता है? बहुत ताजे आलू हैं, ले लीजिए ना। उसकी मीठी आवाज सुनकर श्यामू मान गया। अगली सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबकी आंखें फट गईं। जमीन पर हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था, जैसे रात में वहां कुछ भयानक हुआ हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस आदमी का शरीर कहीं भी नहीं मिला। न कोई निशान, न कोई कपड़ा, बस खून और मिट्टी पर घसीटने के कुछ अजीब से निशान। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग दहशत में आ गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस रास्ते के पास जाने की। ये तो वही जगह है जहां रात को श्यामू गया था। पहले बबलू, अब श्यामू। ये कोई साधारण बात नहीं है। अब गांव वालों को यकीन हो चुका था कि गांव में कोई अनदेखी, अनजानी और डरावनी ताकत घूम रही है। आज के बाद कोई भी रात 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। डर इतना बढ़ चुका था कि पूरा गांव सूरज ढलते ही कैद हो जाता था। शाम होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते। लोग एक दूसरे को चेतावनी देते, कोई भी बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी आवाज आए। उसी रात एक लड़का और लड़की जब दोनों उस सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक अंधेरे में कुछ हिला। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा और बिना कुछ कहे भाग गया। लड़की वहीं खड़ी रह गई, अकेली। कुछ ही पलों में वो सुरेल उसके सामने आ गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा उसे भी एक आलू बना दिया। इंसान जैसा नहीं था। भाग लो, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। अगले दिन जब सुबह हुई, सारे गांव वाले एकत्रित हुए। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वे मोहन के पास गए और उससे पूछने लगे, कल रात क्या क्या हुआ था? मोहन चुप खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कोई इंसान नहीं, एक खतरनाक चुड़ैल है। हम दोनों उस रास्ते से जा रहे थे। अचानक हमें लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो चीज इंसान नहीं थी। मैं डर गया और भाग गया, लेकिन वो लड़की वो वहीं रह गई। तो मतलब बबलू भी? लेकिन अभी भी उम्मीद है। उसकी ताकत उसकी टोकरी में है। तो फिर देर किस बात की? आज ही उसका खेल खत्म करते हैं। उसी दिन सारे गांव वाले मिलकर एक गुप्त योजना बनाने लगे। हर कोई सावधान था। कोई नहीं चाहता था कि सुडेल को इसकी खबर लगे। योजना तैयार होते ही सब लोग रात का इंतजार करने लगे। जैसे ही अंधेरा छाया, गांव में सन्नाटा फैल गया। सब अपनी अपनी जगह छिप कर बैठ गए, हाथों में जलती हुई मशाल लिए। कुछ देर बाद वो सुडेल अपनी जगह पर आ गई। उसकी परछाई अंधेरे में हिल रही थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। तभी इशारा मिला और अगले ही पल सारे गांव वालों ने मिलकर अचानक उस पर हमला कर दिया। मशालों की आग चारों तरफ फैल गई। सुडेल जोर जोर से चीखने लगी। वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चारों ओर से गिर चुकी थी। धीरे धीरे वो आग में जलने लगी। उसकी चीखें कम होती गईं और कुछ ही देर में वो राख बनकर खत्म हो गई। और तभी उसकी टोकरी हिलने लगी, जिसमें उसने जिन लोगों को कैद किया था वो एक एक करके बाहर आने लगे। सभी लोग आजाद हो गए और गांव में फिर से शांति लौट आई। दोस्तों, मुझे यह कहानी बनाने में कम से कम 10 घंटे लगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप सच्चे महादेव के भक्त हों तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर